नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन सर आज एक बार फिर अपने YouTube चैनल JNB अर्जुन सर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक लड़का होता है रोहित, जो एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था। ना सिर्फ वो अमीर था, बल्कि उसे आप करोड़पति भी कह सकते हैं। नज़र दौलत एक ऐसे पिता के घर में जन्म लिया जहां दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन रोहित और उसके पिता, परिवार के सभी सदस्य ये चाहते थे कि रोहित की शादी एक गरीब लड़की से हो, एक ऐसे परिवार से हो जो बेहद गरीब हो, लेकिन बच्ची में संस्कारों की कोई कमी ना हो। और इसी अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए जब रोहित के माता पिता ने रोहित की शादी एक गरीब लड़की से की, तो जब वह गरीब लड़की घर में आती है, उस समय तक तो ठीक ठाक रहता है, लेकिन एक दिन उस लड़की की वजह से रोहित की जिंदगी में एक ऐसा भूचाल आता है कि आप लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं अर्जुन सर अपने YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दरअसल दोस्तों, इस कहानी में हुआ कुछ ऐसा। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश राज्य के जिला फिरोजाबाद की। जिला फिरोजाबाद के शहर में रोहित, जो कि बीटेक का छात्र था, बहुत ही होनहार बालक था। रोहित ने एक अमीर घराने में जन्म लिया था। घर में दौलत की कोई कमी नहीं थी। पिता चूड़ी का व्यापारी, बहुत अच्छा खासा धंधा चल रहा था। लेकिन जब रोहित की उम्र लगातार बढ़ने लगी, तो जैसा कि संसार का नियम है, जब बच्चों की उम्र बढ़ने लगती है तो माता पिता का पहला परम कर्तव्य होता है कि उन बच्चों का घर बसाएं, उन बच्चों की शादी करें। हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब रोहित के बहुत सारे रिश्ते आने लगे, एक से एक अमीर लोग उसके यहाँ रिश्ता लेकर आते, लाखों करोड़ों रुपए के रूप में दहेज देने की बात करते। लेकिन रोहित के पिता किसी धनवान की बेटी का विवाह अपने बच्चे के साथ नहीं कराना चाहते थे। दरअसल उनकी इच्छा थी कि रोहित की शादी एक ऐसी संस्कारवान लड़की से हो जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, चलेगा, लेकिन उसमें संस्कारों की कोई कमी ना हो। इसीलिए रोहित के पिता ने, रोहित के सभी परिवारीजनों ने यह मन में पहले ही दृढ़ संकल्प कर लिया था कि जब भी रोहित बड़ा हो जाएगा, हम उसकी जो शादी करेंगे वो निश्चित रूप से एक गरीब परिवार से करेंगे, एक ऐसी संस्कारी बेटी से करेंगे, ना सिर्फ वह घर को संभाले बल्कि घर के सभी परिवारीजनों का सम्मान भी करे, उनकी आज्ञा का पालन भी करे। क्योंकि हमारे समाज में अनेकों तमाम ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसमें अमीर घराने से आई हुई जो बेटियां हैं, वो अपने आप को दूसरी फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाती, परेशानी खड़ी हो जाती है। इसी बात को आधार बनाकर रोहित के पिता एक गरीब बच्ची से अपने बच्चे की शादी कराना चाहते थे। तमाम प्रयासों के बावजूद जब रोहित के पिता ने अपनी इसी इच्छा को अपने मित्रों के सामने रखा, अपने जानने पहचानने वालों के सामने रखा, तो तमाम लोग जो उन लोगों के संपर्क में थे वो लगातार एक ही बात कहते थे कि करोड़पति बाप का बेटा है, भला एक गरीब की बच्ची का हाथ वो कैसे थाम लेंगे। तब सभी लोगों ने ये विश्वास दिलाया कि रोहित के माता पिता, परिवार के सभी सदस्य इस बात के लिए एग्री हैं, वहाँ पर बेटी ही दहेज है। तो जब एक व्यक्ति सामने आता है और वो कहता है कि साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, लेकिन दहेज के रूप में मेरे पास कुछ भी नहीं है, और चूंकि मैंने सुना कि आप एक गरीब की बेटी का हाथ थामने के लिए तैयार हैं, तो मेरी बेटी आप उसको देख लीजिए। रोहित और उसके माता पिता ने जब उस लड़की को देखा तो परिवार के सभी सदस्य खुश हो गए, क्योंकि लड़की बहुत खूबसूरत थी। धूमधाम से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार रोहित की शादी उस लड़की के साथ हुई। जब लड़की वह घर में आती है तो 3 से 4 महीने तक बिल्कुल सही सलामत चलता है। उसका व्यवहार, उसका चाल चलन, निश्चित रूप से रोहित और उसके परिवार के लोग बहुत खुश थे। लेकिन 3 से 4 महीने बाद अचानक से उस लड़की के व्यवहार में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। वह लड़की अपने ससुराल के पक्ष के लोगों का हमेशा निरादर करती,
उनकी आज्ञा का पालन नहीं करती। शाम को जल्दी सो जाना, देरी से बिस्तर पर उठना, घर के लोगों के लिए नाश्ता न बनाना, तमाम साफ सफाई के काम न करना और अधिक से अधिक समय तक पिता के घर में रहना, अपने मायके में रहना और ससुराल में बहुत कम रहना। ऐसा उसका व्यवहार हो गया। जब भी रोहित उस लड़की से उसका व्यवहार बदलने के लिए कहता तो निश्चित रूप से उस लड़की को अच्छा भी नहीं लगता। सिलसिला चलता रहा और 1 से 2 साल कब कट गई पता नहीं चला। एक बार वो लड़की अपने मायके जाई हुई थी, अपने पिता के घर पर थी। तभी रोहित को सूचना मिलती है कि वो लड़की जिसके साथ उसका विवाह हुआ था वो अपने किसी प्रेमी के साथ अपने पिता का घर छोड़कर भाग गई। जैसे ये समाचार रोहित और उसके पिता को मिला, निश्चित रूप से उनका दिल टूट गया। समाज में उनकी मान हानि भी हुई और हो भी क्यों ना। एक सम्मानित परिवार, एक ऐसा परिवार समाज में सभी लोग उसका सम्मान करते हो, उसकी अहमियत हो, लेकिन उस लड़की ने अपनी नादानी की वजह से न सिर्फ रोहित का दिल तोड़ा बल्कि रोहित के परिवार के एक एक सदस्य को उसने ठेस पहुंचाई। रोहित के पिता ने रोहित को समझाते हुए कहा कि बेटा, जो चला गया उसको ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे लोगों को जो चले गए तलाश करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये हमारे घर में कदम भी नहीं रखने चाहिए। और इस प्रकार रोहित के पिता ने रोहित को समझाते हुए कहा कि आपने अपने अतीत को भूलना होगा। धीरे धीरे रोहित उस अतीत को भूल जाता है क्योंकि वह अपनी पढ़ाई में लगा हुआ था। वक्त का पहिया धीरे धीरे घूमा। एक दिन की बात है, रोहित अपने किसी विशेष काम से अपनी गाड़ी लेकर फिरोजाबाद से निकला। रोहित को आगरा जाना था। फिरोजाबाद निकलने की कुछ दूरी के बाद ही एक छोटा सा टाउन पड़ता है जिसका नाम है टूंडला। टूंडला क्रॉस करने के बाद, क्योंकि गर्मी का मौसम है, रोहित को लगा कि उसने कुछ पानी पीना चाहिए, थोड़ा सा पानी मिल जाए। तो वो टूंडला क्रॉस करने के बाद कुछ छायादार वृक्ष खड़े हुए थे, उसी के नीचे एक हैंडपंप लगा हुआ था। 4 से 6 मुसाफिर बैठे हुए थे। रोहित उस स्थान को उचित मानकर अपनी गाड़ी रोक देता है और जैसे वो गाड़ी रोकता है, गाड़ी की खिड़की को खोल करके वो बाहर आता है, पानी पीता है और उसे लगता है कि उसने कुछ छाया को एंजॉय करना चाहिए, कुछ पल उसमें बैठने चाहिए ताकि वह गर्मी से थोड़ी राहत भी महसूस कर सके। तभी उस रोहित की नज़र कुछ दूरी पर बैठी हुई एक लड़की पर पड़ती है। वो बहुत परेशान थी। उसकी शारीरिक हरकतें, उसकी जुबान से निकली हुई आह ये बता रही थी कि वो लड़की बहुत परेशान है। रोहित ने पूछा कि ये लड़की किसके साथ है, तो उसका पिता सामने आता और कहता है कि भाई साहब, ये मेरी बच्ची है। देखने में वो लड़की बहुत खूबसूरत, उम्र लगभग 19 साल। रोहित ने पूछा, इस बच्ची को परेशानी क्या है? तो उसके पिता ने बताया कि अचानक से मेरी बच्ची की तबीयत खराब हो गई थी और मैं इसके इलाज के लिए इसको आगरा ले जा रहा हूँ, लेकिन गाड़ियों वाले लोग गाड़ी नहीं रोक रहे, बेटी की हालत बिगड़ती जा रही है। तो रोहित ने कहा कि कोई बात नहीं अंकल जी, आप अपनी बेटी को मेरी गाड़ी में बैठा लीजिए, मैं इसको आगरा किसी हॉस्पिटल में दिखवा देता हूँ। उसने कहा नहीं साहब, हम चले जाएंगे। रोहित ने कहा कोई बात नहीं, आपको तो मदद की ज़रूरत है और मैंने आगरा जाना भी है, तो आप अपनी बेटी को बैठा लीजिए। उस व्यक्ति ने अपनी बेटी को गाड़ी में बैठा लिया और रोहित आगरा की ओर चल दिया। जब रोहित आगरा के लिए जा रहा था तब रास्ते में उसने उस व्यक्ति से पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं। तब उस व्यक्ति ने बताया कि भाई साहब, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, जैसे तैसे जिंदगी का भरण पोषण करता हूँ। पत्नी मेरी दुनिया छोड़कर जा चुकी है। अगर इस दुनिया में मेरा कोई है तो मेरी बेटी है, इसको बचाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास इलाज तक के लिए पैसे नहीं हैं। रोहित ने कहा अंकल जी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी मदद करूँगा। रोहित गाड़ी लेकर के सीधा एसएन हॉस्पिटल आगरा पहुँचता है और उस लड़की को, जिसका नाम गौरी था, उस गौरी को एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में उसको एडमिट करता है
डॉक्टर से बोलता है कि आप इसका ट्रीटमेंट करिए। डॉक्टर ने उसका परीक्षण किया और जांच के उपरांत पता चला कि मामूली सी परेशानी है, कोई खास दिक्कत नहीं है। उन्होंने उसको मेडिसिन वगैरह दी और मेडिसिन देने के बाद डॉक्टर ने उसको डिस्चार्ज कर दिया और कहा कि एडमिट करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, आप इसको घर पर ले जाइए, 2 से 4 दिन में ठीक हो जाएगी, एक बार फिर आप दिखा देना। तो रोहित ने ये सब ट्रीटमेंट कराने के बाद उनको एक नेशनल हाईवे पर वहीं छोड़ते हैं आगरा और कहते हैं कि आप जो भी आपका गांव है वो निकल जाइए। वह गरीब बेटी का पिता रोहित के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो, आंखों में आंसू टपक रहे थे। वह रोहित से कह रहा था, निश्चित रूप से आप कोई इंसान नहीं बल्कि देवता का रूप, भगवान ने हमारी मदद करने के लिए कोई देवदूत भेजा है। रोहित ने कहा, अंकल जी ये सब तारीफ करने की कोई आवश्यकता नहीं। इंसान होने के नाते इंसानियत का फर्ज बनता है कि अगर कोई मुसीबत में है तो उसकी मदद की जाए, और उसी इंसानियत का पालन करते हुए मैंने आपकी सहायता की है, इसमें मेरा कोई एहसान नहीं। उस व्यक्ति ने अपने आंसुओं को पोंछा और उसने कहा कि भाई साहब आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, वक्त आने पर कभी कभार मैं आपसे बातें कर लिया करूँगा। रोहित एक पर्ची पर अपना नंबर लिख कर देता है और वह जैसे जाने को होता है रोहित अपनी पॉकेट से कुछ पैसे निकालता है और उस व्यक्ति को देता है और कहता है कि अगले टाइम जब आप दवा लेने के लिए आएंगे तब ये पैसे आपकी कुछ मदद कर देंगे। वो व्यक्ति उन पैसों को पकड़ लेता है और रोहित अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। वह व्यक्ति भी अपनी बेटी को लेकर अपने घर आ जाता है। दरअसल वह गरीब जो व्यक्ति था वो एक कबाड़ी का काम करता था। लगभग 6 साल पहले उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। वह व्यक्ति और उसकी बेटी गौरी दोनों लोग सुबह से शाम तक कबाड़ा बीनते और कबाड़ा मार्केट में बेचने के बाद जो भी 4 पैसे मिल जाते उससे अपना पेट भरते थे। कभी सुबह भोजन मिला तो शाम को नहीं, शाम को भोजन मिला तो सुबह को नहीं। इस प्रकार उनकी जिंदगी का बसर हो रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है। एक दिन गौरी अपने मोबाइल को लेकर कॉन्टैक्ट चेक कर रही थी, तभी अचानक से उसे रोहित का नंबर दिखाई देता है और वह रोहित के नंबर को कॉल कर देती है। उधर से जैसे ही रोहित कॉल को रिसीव करता है, रोहित पूछता है कि आप कौन? तो लड़की बताती है मैं गौरी हूँ। गौरी? कौन गौरी? तो उसने कहा कि वही गौरी जो रास्ते में मैं परेशान थी, आपने हमारी हेल्प की, हमको हॉस्पिटल पहुँचाया, हमारा इलाज करवाया। अगर आप उस दिन हमारे साथ न होते तो शायद अब तक मैंने दम तोड़ दिया होता, मेरी मौत हो चुकी होती। मैं आपका एहसान किस तरह चुकाऊं? और ये बात कहते कहते गौरी रोने लगी। रोहित ने उसको समझाया, रोने की आवश्यकता नहीं, इस दुनिया में सभी तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। गौरी से रोहित ने कहा अपने आप को संभालो। गौरी ने अपने आंसुओं को पोंछा और अपने आप को थोड़ा धैर्य दिया। रोहित ने पूछा, गौरी आप कितनी पढ़ी लिखी हो? तो गौरी ने बताया कि उसने इसी वर्ष इंटरमीडिएट की परीक्षा दी है। अब वह ज़्यादा भी नहीं पढ़ सकती क्योंकि उसकी माँ का देहांत हो चुका है, वह एक बिन माँ की बेटी है। मैं अपने पिता के साथ कबाड़ा बीनने का काम करती हूँ और कबाड़ा बेचने के बाद जो भी 4 पैसे मिल जाते हैं बेटी और पिता अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते हैं। जैसे रोहित ने यह सब सुना उसे बहुत अजीब सा लगा, लेकिन रोहित ये भी जानता था कि जो गौरी है वह एक बहुत खूबसूरत लड़की है। गौरी इतनी खूबसूरत थी, उसके रेशम जैसे बाल, काली आंखें, बहुत सुंदर बदन, एक अच्छी लंबाई की वो बेटी। दुनिया इस बात की गवाह है, तमाम कवियों ने कहा है कि कमल तो हमेशा कीचड़ में खिलता है। गौरी भी उसी कमल की तरह थी जो गरीबी रूपी कीचड़ में खिली थी। अगर उसकी सुंदरता की बात की जाए तो उस बस्ती में उससे कोई अधिक खूबसूरत बेटी नहीं थी। दोनों लोगों में बातें होती हैं और उसके बाद फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। फोन का सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। वो लोग एक दूसरे को ऑडियो कॉल्स करते, वीडियो कॉल्स करते और ये फ़ोन करते करते रोहित गौरी को कब अपना दिल दे बैठा उसे पता ही नहीं चला। और एक दिन बात करते समय
रोहित ने गौरी के सामने अपनी शादी का प्रस्ताव रखा। गौरी से कहा कि गौरी, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, क्या आप विवाह करने के लिए तैयार हैं? जैसे ही गौरी ने रोहित की जुबान से अपने विवाह की बात सुनी, उसकी आंखों से आंसुओं का समंदर फूट पड़ा। गौरी कहने लगी, रोहित बाबू क्यों मजाक करते हो? मैं झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाली गरीब की बेटी, बिन माँ की बेटी, जिसे ये तक पता नहीं कि शाम को भोजन मिलाए तो सुबह मिलेगा कि नहीं। आप एक अमीर बाप के बेटे हो, भला मेरा विवाह आपके साथ कैसे हो सकता है? तो रोहित ने बताया कि रियली मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपसे विवाह करने का इच्छुक हूँ। गौरी उसको पूछती है कि आपकी उम्र लगभग 28 से 30 वर्ष की, मेरी उम्र बहुत मुश्किल 19 से 20 साल, आपकी उम्र इतनी है, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? तो रोहित गौरी को बताता है कि दरअसल 2-2.5 साल पहले उसकी एक शादी हुई थी। उसने गरीब परिवार से ही शादी की थी। हमारा और हमारे माँ बाप का हमेशा से यही सपना रहा कि हम गरीब की बेटी को अपने घर में लाएंगे, लेकिन उस बेटी ने अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया हमारी फैमिली में, और हमारी मान हानि करके वह न जाने किस अपने प्रेमी के साथ भाग गई। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाए। गौरी ये सब बातें कर ही रही थी, तभी गौरी के पिता आ जाते हैं और बोलते हैं कि बेटा किसका फ़ोन है? तो गौरी बताती है कि रोहित बाबू का फ़ोन है। वही रोहित बाबू जिन्होंने मेरा इलाज करवाया, इलाज के लिए पैसे दिए। तुरंत गौरी वो फ़ोन अपने पिता को देती है और उसके पिता बातें करने लगते हैं। रोहित गौरी के पिता के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है और कहता है कि अंकल जी, आप बुरा ना मानिएगा, तो मैं एक अपने दिल की बात कहता हूँ, मैं गौरी से विवाह करना चाहता हूँ। गौरी बहुत अच्छी लड़की है। जैसे ही विवाह की बात रोहित की जुबान से गौरी के पिता ने सुनी, वो भी बहुत भावुक हो गए और बोले कि साहब, गरीब का मजाक क्यों बनाते हैं? हम गरीब लोग इतने अमीर घराने में अपनी बेटियां कैसे कर सकते हैं? तब रोहित ने कहा, अंकल जी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी बेटी के साथ विवाह करने के लिए इच्छुक हूँ। आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं आपकी गौरी को बहुत खुश रखूँगा। वो कहते हैं, बेटा, हमारे पास झुग्गी झोंपड़ी तक नहीं है, आपके जो बाराती आएंगे हम उसका आदर सत्कार कैसे करेंगे उन लोगों का? क्या आपकी समाज में मान हानि नहीं होगी? तो रोहित कहता है कि अंकल जी, अगर आपके पास कोई ज़मीन हो तो हम आपका मकान बना देते हैं, झुग्गी झोंपड़ी भी ख़त्म हो जाएगी। तो गौरी के पिता बताते हैं कि हाँ, हमने जैसे तैसे कबाड़ा बीन के अपना पेट भरने के बाद थोड़ा पैसा जो बचा उससे हमने एक प्लॉट खरीद रखा है और वही हमारी की एकमात्र संपत्ति है। रोहित ने प्रॉमिस किया कि आप निश्चिंत रहें, प्लॉट में मकान बनवा देंगे। और ये वादा करते हुए उसने कहा कि आप इच्छुक हो जाइए। तो हमें गौरी का पिता भी सिर हिला देता और कहता है कि बेटा, तुम कहते हो तो ठीक है, एक बार मेरी बेटी को देख लो आप। तारीख निश्चित की गई। रोहित अपने पिता, माँ और अपने कुछ रिश्तेदारों को लेकर एक मंदिर में जाते हैं। गौरी वही मंदिर में आ जाती है। घर के सभी लोग गौरी को देखकर खुश हो जाते हैं कि गौरी एक लड़की नहीं, एक देवी के समान दिखने वाली बेहद खूबसूरत कन्या थी। सभी लोग खुश हो जाते हैं और विवाह की तारीख तय हो जाती है। रोहित ने विवाह का पूरा इंतजाम किया, एक होटल बुक किया। उस होटल में गौरी के साथ धूमधाम से शादी हुई। आज गौरी रोहित के साथ उसके घर में रहती है। गौरी रोहित को देवता मानकर उसकी पूजा करती है और जब रोहित देवता है तो निश्चित रूप से रोहित भी गौरी को देवी से कम नहीं मानता। आज उस घर में अपारों खुशियां हैं। गौरी का पिता जो झुग्गी झोंपड़ी में रहता था, रोहित के द्वारा बनाए गए एक खूबसूरत से मकान में रहता है। रोहित ने कुछ पैसा लगाकर उसको रोजगार खुलवाया। आज गौरी का पिता एक छोटा सा अपना व्यापार करते हैं, धंधा करते हैं और रोहित और गौरी के पिता एक बहुत खूबसूरत हसीन जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, इस दुनिया में मदद करने वालों की कोई कमी नहीं है। आज भी संसार में ऐसे लोग हैं, तमाम अमीर लोग, जो गरीब की बेटी का भी हाथ थामने के लिए तैयार है और उसका जीता जागता उदाहरण रोहित है।
दोस्तों, तो ये थी आज की सच्ची कहानी। हमें पूरा विश्वास है आपको ये कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के विचारों को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी की भावनाओं को कष्ट देना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना है, ताकि समाज इस प्रकार की कहानियों से कुछ सीख ले। दहेज लोभी राक्षस को समाज से मार भगाए, गरीब की बेटियों को भी अमीर के घर जाने का मौका मिले। दोस्तों, हम आपसे इस वीडियो के माध्यम से एक रिक्वेस्ट और करना चाहेंगे। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे नई ऊर्जा मिलती है, नई उम्मीद मिलती है। तो दोस्तों, आज की सच्ची कहानी में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।